सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। अब ये तय है कि ज़िंदगी कोरोना के साथ ही चलेगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पूरी कौम को बहुत वाज़ेह अंदाज के अंदर बता दिया है। सारी दुनिया के लीडरान भी अपनी कौमों को यही बता रहे हैं कि अब जीना मरना सब कुछ कोरोना के साथ ही होगा। अपने आप को एडजस्ट करें और इसके साथ ही आगे निकलना है। अब ट्रेनें भी चलेंगी, जहाज़ भी उड़ेंगे, कारोबारी ज़िंदगी भी होगा, मार्केट्स भी खुलेंगी, सब कुछ होगा। कोरोना साथ साथ रहेगा। एहतियात करनी पड़ेंगी, नए से नए एहतियाती तदाबीर अपनानी पड़ेंगी, SOPs बनेंगे, SOPs पर अमल दरामद होगा और ज़िंदगी अब इसी तरह आगे बढ़ेगी उस वक्त तक जब तक कि कोई वैक्सीन तख्लीक नहीं कर दी जाती। वैक्सीन बनेगी, उसके बाद इस मर्ज के ऊपर, इस वबा के ऊपर काबू पाया जाएगा। फ़िलहाल ऐसा दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा। अब मामलात ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेंगे? लगता यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला कर लिया है कि पूरे पाकिस्तान को रफ्ता रफ्ता खोल दिया जाए, कारोबार ज़िंदगी आगे बढ़ाए जाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि जब बाज़ार खुले तो फिर लापरवाही देखने में आई और SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिससे ख़दशा है कि इस वबा के फैलने में इजाफा होगा। इस वक्त भी जो दुनिया भर के अंदर सूरत हाल है और पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वबा आइंदा दिनों के अंदर फैलेगी। मामला ये है कि अगर SOPs पर अमल दरामद किए बगैर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर ख़तरात ज़्यादा हैं। कारोबारी ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत है कि कारोबार खोला जाए, बाज़ार खोले जाएँ और मॉल्स भी खोले जाएँ, ट्रांसपोर्ट चलाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल एक दरख्वास्त की, बहुत ही कम आपने देखा होगा किसी हुक्मरान का, किसी सदर का, किसी वज़ीर-ए-आज़म का वो अपने सूबों से, अपनी रियासतों से दरख्वास्त कर रहे हों कि ट्रांसपोर्ट खोल दें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल सूबों से कहा ट्रांसपोर्ट खोल दें। कैसे कहा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रांसपोर्ट खोलने का फ़ैसला किया है। ट्रांसपोर्ट खुल जाएगा पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, KP के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर। सिंध के जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं वो कहते हैं हम नहीं खोलेंगे, हम SOPs बनाएंगे। अब ये सिंध के जो हम देखते हैं वज़रा, बहुत सारे वज़रा इन 12 साल के अंदर ट्रांसपोर्ट के रहे हैं। बड़ी वजारत है, लेकिन जितने भी ऐलानात ये वजारत के संभालने वाले ऐलानात करते रहे हैं, कभी भी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये वजारत सिर्फ और सिर्फ इस बात पर आकर रुक गई है कि जो ट्रांसपोर्ट चलता है उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उसका हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाए, उसके रूट के मामला को देखा जाए। जो भी 12 साल के अंदर ऐलानात हुए हैं वो बहुत बड़े बड़े ऐलानात हुए हैं, लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं हुआ। अगर हम कराची को लें, जो दुनिया के टॉप सिटीज़ के अंदर आता है, तकरीबन 3 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता। कोई ट्रांसपोर्ट नाम की ये चीज़ नहीं है। कोई ऐसा प्लान सिंध गवर्नमेंट की जानिब से नहीं है। कोई आपको बस नज़र नहीं आती है। टूटी फूटी बसें चलती हैं, प्राइवेट बसें चलती हैं, उनका भी हाल मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक माजी में ले जाना चाहता हूँ। जब इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शन से पहले के सिनेरियो होते हैं, तो यहाँ के वज़रा कहते क्या हैं, कितनी हज़ार बसें कराची में लाई जाएंगी। ट्रांसपोर्ट एक तकलीफ दे मरहला है। हमने इस्लामाबाद में देखा, चल रही हैं मेट्रोज़, पिंडी में चल रही हैं, मुल्तान में चल रही हैं, लाहौर में चल रही हैं, आखिर कराची में क्यों नहीं चलती? यहाँ पे जो हुक्मरान है वो क्या कहते रहे हैं? नासिर हुसैन शाह साहब इस वक्त वज़ीर इत्तलात हैं, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट के वज़ीर भी रहे हैं, बहुत लंबे अरसे तक रहे हैं। सईद गनी साहब भी ट्रांसपोर्ट के वज़ीर रहे हैं। अवैस शाह साहब इस वक्त ट्रांसपोर्ट के वज़ीर हैं, लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब क्या क्या कहते रहे हैं? कितनी बसें आएंगी? कितनी बार उन्होंने ये कहा? एक TV चैनल के बड़े एंकर के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या क्या कहा था, मैं याद दिलाना चाहता हूँ। ज़रा देखिए नासिर हुसैन शाह साहब कितनी बसें कराची में लाने की बातें करते रहे। नासिर हुसैन शाह साहब उस वक्त ट्रांसपोर्ट के वज़ीर थे। बड़ी नदामत थी उन्हें। 2017 का आप ये क्लिप देख रहे थे। मुसलसल मुख्तलिफ अदवार के अंदर हम 3000 बसें चलाएँगे, 2000 बसें चलाएँगे, 1500 बसें चलाएँगे, अगले महीने बसें आ रही हैं, आपको सड़क पर नज़र आएंगी बसें। अब तक 2020 मई का मिड है और एक बस भी सिंध हुकूमत अपने इस 12 साल इक़्तिदार के अंदर कराची में नहीं चला सकी है। वो पैसे कहाँ गए, वो टेंडर कहाँ गए, वो बड़ी बड़ी इश्तिहारी कैंपेन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप देख कर हैरान हो जाए। जो इस वक्त सड़कों पर बसें चल रही हैं वो आप देख कर हैरान हो जाएंगे। छतों के ऊपर लोग सफ़र करते हैं, बहुत बुरी कंडीशन है। इतनी बुरी कंडीशन है कि लोग इसमें बैठ नहीं पाते, लेकिन मजबूरी है, बहुत मजबूरी है कि कराची के शहरियों को इन बसों के ऊपर करना पड़ता है। अब मामला ये है कि ये जो बसें हैं
ये चलानी है। मेरे साथ इरशाद बुखारी साहब जो कि बहुत बड़े लीडर हैं हमारे बसों के, ट्रांसपोर्टर्स के, वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अवैध शाह साहब जो कि सिंध के इस वक्त मौजूदा ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं, वो भी मौजूद हैं। अवैध शाह साहब, आपसे गुफ्तगू करने से पहले मैं ज़रा इरशाद बुखारी साहब से एक सवाल कर लूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। इरशाद बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं जानना चाहता हूँ कि हुकूमत जो है वो अब सारे मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्ट खोल रही है, सिंध हुकूमत जो है वो ज़रा SOP बनाने में मसरूफ़ है और इंशाल्लाह SOP 1-2 दिन के अंदर बन जाएगा कि किस तरीके से जाएंगे आपकी इन कोचेस के अंदर कराची के शहरी और सिंध के अंदर किस तरह से बसें चलेंगी। आपके पास कोई तजवीज़ है सिंध हुकूमत के लिए कि वो आप उनको SOP बनाने की तजवीज़ दें ताकि वो जल्दी बन जाए और कराची में भी, सिंध के मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी जो है वो ट्रांसपोर्ट बहाल हो जाए? बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया और मेरे बरखुरदार अवैस कादर शाह साहब भी तशरीफ़ फरमा है। अच्छा है, उनकी बात भी आप सुनेंगे, मेरी भी सुनेंगे। जी। मैंने जनाब अवैस कादर शाह साहब से 2 मुलाकातें हम ट्रांसपोर्टरों ने की हैं और एक मुलाकात सईद गनी साहब से हमने ट्रांसपोर्ट के मसले पर ही उनको हदायत थी चीफ मिनिस्टर साहब की कि उनके इश्यूज़ हैं, आप बात करें। हम हर 2 चीफ मिनिस्टर साहबान के इंतहाई मशकूर हैं। हम इनसे बात कर चुके हैं कि आप SOPs जो भी हमारे लिए तय करेंगे कि भाई सीटों पे कम बिठाना है, मास्क पहने हैं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना है, दूरी रखनी है, जो भी करना है हम करने को तैयार हैं। ठीक है, अवैस कादर शाह साहब या दूसरे लोग कहते हैं वी आर रेडी फॉर दैट। बिल्कुल सही है, चलें, जबरदस्त हो गया। अवैध शाह साहब बात ही खत्म कर दी है बुखारी साहब ने। जो आप कहेंगे कराची के ट्रांसपोर्टर, सिंध के ट्रांसपोर्टर तैयार हैं, 100% पे अमल दरामद करेंगे। SOPs अब ऐसी कौन सी हैं कि जिसके ऊपर तैयारी जारी है? अवैध शाह साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। बुखारी साहब, ये अवैध शाह साहब से कोशिश करते हैं दोबारा रब्ता हो जाए। बहुत मुश्किल है आज उनके लिए प्रोग्राम में शरीक होना, लेकिन कोशिश है कि वो दोबारा से लाइन पर आ जाएं और गुफ्तगू हो। आप ये बताइए कि टोटल कितने ट्रांसपोर्टर्स हैं, कितनी बसें जो हैं वो फौरी तौर पर तैयार हैं? जो भी SOPs आप समझते हैं कि जो सैनिटाइजर्स भी इस्तेमाल करने का आप कहेंगे, फासले पर भी बिठाएंगे, मास्क भी लगेगा मुसाफिरों का। और सबसे बड़ा सवाल जो आजकल हो रहा है कि पेट्रोल डीजल की प्राइजेस में बहुत कमी हो गई है, तो क्या किराए भी आप लोग कम करेंगे अब? देखें जी, ये किराए में कमी का सवाल उस वक्त आता है कि जब गाड़ियाँ चलेंगी। पहली बात यह है कि गाड़ियाँ रोडों पे आएँ, सड़कों पे आएँ। हमारी तकरीबन 7000 बसेस, मिनी बसेस, बड़ी हैवी व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल जो हैं ये कराची में मौजूद हैं और 3000 के करीब इंटरसिटी रूट्स पे गाड़ियाँ चलने वाली, इंटर प्रोविंशियल गाड़ियाँ चलने वाली, वो भी करीब खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। देखें, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बाकी सूबों के मुकाबले में 1 हफ्ता कबल उन्होंने हदायत दी कि जी ट्रांसपोर्ट और तमाम कारोबार बंद किया जाए। हमने उनकी हुक्म की फरमा बरदारी की, हुक्म माना और हम खड़े हो गए, आज तक खड़े हैं। हमें उनकी मोहब्बत और इताअत और खिदमत का अब ये सिला मिल रहा है कि अगर उनकी टसल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वो जाने तो वो जाने। अच्छा, आप भी ये समझते हैं कि सिंध के वजीर आला की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टसल है इमरान खान से या PTI से? आपको ये यकीन है कि टसल की वजह से जो इख्तिलाफी मामलात हैं सियासत के, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि क्या पंजाब में हमारे तरह के ट्रांसपोर्टर नहीं है, हमारी तरह की गाड़ियाँ नहीं हैं, वहाँ लोगों की ज़रूरत नहीं है? अगर वहाँ ओबे कर लिया गया प्राइम मिनिस्टर के हुक्म को, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने, KPK के चीफ मिनिस्टर ने, तो फिर वो उनकी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है। अब अगर हमारे वज़ीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, मैं दुखी होता हूँ ये बातें सुन के। आप मेरे बरखुरदार हैं, मुझे आप चाचा कहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि इमरान खान की तो अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है। अरे भाई, वो समझ नहीं है। अगर तो मेरे मतलब की बात कर रहे हैं, आवाम के मतलब की बात करें। देखें, मैं माइशत का, कराची की माइशत का पहिया हूँ, मैं पिलर हूँ। अरबों खरबों रुपए का शहर का भी नुकसान हो रहा है, हुकूमत का भी नुकसान हो रहा है। आपने अगर दुकान वालों को, ताजरों को अलाउ किया है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, मुझे खुशी हुई है। लेकिन वहाँ भी SOPs की अगर पाबंदी नहीं हुई तो हुकूमत ने एक्शन लिया
कुछ मार्केटें बंद कर दी गई। मैं ये गारंटी देता हूँ वज़ीर ट्रांसपोर्ट को और चीफ मिनिस्टर को, अगर हम आपके SOPs पे अमल ना कर सके तो फिर मैं चीखूंगा भी तो नहीं। बुखारी साहब, SOPs पे तो आपने कह दिया अमल दरामद करेंगे, जो भी SOPs बनाएंगे वो तो आपने पहले जुमले में कह दिया। असल मसला तो आपने हल कर दिया कि जो मुसाफिर होंगे वो फासले पे बैठेंगे, सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे, मास्क लगाएंगे। भाई यही मसला है ना, ये मसला आपने सॉल्व कर दिया। इससे ज्यादा की कोई और बात है नहीं। कराची के कोचेस के अंदर बैठना ही बहुत मुश्किल है, उसमें AC तो होता ही नहीं है, वहां तो सिनेरियो नहीं है। वफाक ने तो बोला कि गाड़ियों के अंदर AC नहीं चलना चाहिए, हमारे कोचेस में तो AC होता ही नहीं है। ये सारा कोई मसला इतना बड़ा रहा नहीं है। अब मामला आप क्या समझते हैं, किस जगह पे आप समझते हैं? मैं कोशिश कर रहा हूं अवैध शाह साहब से, जो सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट हैं, वो अभी लाइन पर थे, लाइन मुनक़ता हो गई है, लेकिन मामला ऐसा है कि उनका जवाब देना बहुत मुश्किल मुझे लगता है। लेकिन बहरहाल बुखारी साहब, अगर कोई सिंध हुकूमत ये कहती है कि आप किरायों में भी कमी करें क्योंकि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, तो कितना फीसद आप कमी करेंगे? किरायों की बात, मैं किरायों की बात पर, अच्छा हुआ आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अब बात यह है कि पंजाब में गाड़ियां जो चल रही हैं वो डीजल पे चल रही हैं। हमारी गाड़ियां 2006 से हाई कोर्ट के आर्डर के तहत CNG पे चल रही हैं। CNG की कोई कीमत कम नहीं हुई। अच्छा। पेट्रोल की कीमत कम हुई है और डीजल की कीमत कम हुई है। बुखारी साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा, सवाल पैदा नहीं होता। बुखारी साहब मेरे साथ ही रहिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं नासिर हुसैन बात कर लें, वजीर इत्तलात हैं, ट्रांसपोर्ट के वजीर रहे हैं सिंध के, बड़े ऐलानात उन्होंने किए थे, मैंने आपको क्लिप्स भी दिखाए, उनसे रब्ता हो जाए। उन्हीं के शहर के अवैध शाह साहब हैं, आजकल ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं, उन्होंने अब तक क्या क्या काम किया है ट्रांसपोर्ट की वजारत में, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। SOPs के हवाले से भी दोनों से रब्ता कर रहे हैं, कोशिश करेंगे उनसे रब्ता हो जाए। और अभी लाइन पर भी थे अवैध शाह साहब, लेकिन लाइन मुनक़ता हो गई। लेकिन बहरहाल इस वक्त मेरे साथ अजमल बलोच साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद से। पूरे पाकिस्तान में बाजार खुल रहे हैं, चीज़ें खुल रही हैं, लेकिन फिर भी मामला हैं कि अगर SOPs पे अमल दरामद नहीं होगा, ताजिर अमल दरामद नहीं करेंगे तो पुलिस को फिर आना पड़ेगा आगे। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कह रहे हैं कि जिस फैक्ट्री के अंदर, जिस सनत के अंदर, जिस कारोबार के अंदर अगर मालिक ताउन नहीं करेगा तो फिर ये वबा फैलेगी, उसकी रोकथाम के लिए फिर उससे वो कसूरवार ठहराएंगे। अजमल बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि ये जो फार्मूला है इस पर अमल दरामद हम देख नहीं रहे। जो बाजार जब भी खुले हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, दुकानदार अगर कोशिश कर भी रहे हैं तो नजर नहीं आ रहा। ताजिर बिरादरी जो लीडरशिप है वो कैसे तैयार करेगी बाजारों के अंदर उस डिसिप्लिन को, SOPs के ऊपर अमल दरामद हो? असल में बात सिर्फ 8 दिन की रह गई है। आज आपको पता है 22 रोजे गुजर गए हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इन 8 दिन का है। ईद के बाद किसी को कोई गाहक कहीं नजर नहीं आना, कोई रश नहीं नजर आना। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि दौरानिया अगर ये बढ़ा दे तो ये रश नहीं होगा। अब 4 घंटे में 11 से लेकर 4 बजे तक दुकानें खोली होती हैं, लोगों ने गिरफ्तारी भी बनानी होती है खवातीन ने, तो इस दौरान में ये रश हो रहा है। अगर गवर्नमेंट मेहरबानी करे इन 8 दिनों के लिए दौरानिया बढ़ा दे तो यकीन करें साहब जैसे कह रहे हैं ऐसे होना चाहिए। पुलिस को, इंतजामिया को हमारे साथ तावन करना चाहिए। दुकानदार ने अपनी SOP के तहत पूरा अंदर उसके तहत काम कर रहा है। अब कस्टमर की SOP हमने नहीं बनानी है। कस्टमर ने जब एंटर होना है जब मार्केट से, तो वहाँ पुलिस के जवान खड़े हो, लोगों को कम आने दें। और मसला सिर्फ 8 दिन का है। 8 दिन के बाद कुछ भी ऐसा नहीं होना। इन 8 दिनों में हुकूमती जिम्मेदारान हमारे साथ तावन करें। इस वक्त ताजिर देखें, ताजिर भी बड़ा मुश्किल है और हुकूमत आवाम की है। आवाम का ख्याल रखना, ताजिरों का ख्याल करना हुकूमत का फर्ज है। उनकी मुश्किलात कह रहे हैं कि इनकी मुश्किलात को दूर करें। तमाम सूबे मिलकर ताजिरों के साथ, तो इनको करना चाहिए। तो दुख की बात। बलोच साहब ये बताइए, आपकी बात सही है, अगर ड्यूरेशन बढ़ा दी जाए तो शायद रश कम हो, और 8 दिन में आप कह रहे हैं मसला 8 दिन का ही है, लेकिन इस 8 दिन के अंदर भी अगर जो भी SOPs इस वक्त हैं, आपकी तजवीज़ अच्छी हो सकता है हुकूमत इसको मान ले, उसका दौरानिया बढ़ा दे, लेकिन अगर यही दौरानिया रहता है और SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो आपको नहीं लगता कि ये खतरात जो हैं वो कारोबारी हजरात के लिए भी हैं, आम शहरियों के लिए भी हैं? देखिए आपको अंदाजा होगा कि हम बात कोरोना की तो कर रहे हैं कि कोरोना से इतने लोग जानों से गए हैं।
आप ये किसी ने तज्जिया अभी तक नहीं किया कि कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, कितने लोग मुश्किल में चले गए, ये तज्जिया कोई भी नहीं कर रहा है। नहीं, ये तज्जिया बार बार हो रहा है और इसीलिए वजीर आजम पाकिस्तान ने भी खोला है। कल उन्होंने 15 करोड़ लोगों को कहा है कि जिनको सफेद पोश लोग हैं, बेरोजगार हो सकते हैं, जिनके माशी मसाइल हैं, और उसकी वजह से खोला जा रहा है। ये बात तो हो रही है और उसकी रियलाइजेशन भी है, लेकिन साथ साथ इस बात को एहतियात वाला मामला भी जो है ना उसको भी डिस्कस किया जा रहा है ना। हम जरूर करें, लेकिन एक प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम कुछ और है। हमारे सियासतदान जो है, अपोजिशन जमातें, ये वजीर आजम को मजबूर कर रही है, वजीर आजम पे प्रेशर डाल रही है कि और सख्त लॉकडाउन करे, और सख्त लॉकडाउन करे। बिल्कुल सही है। अजमल साहब मेरे साथ ही रही, मियां जाहिद हुसैन साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मियां साहब, अब पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए एफर्ट्स हो रहे हैं, दुनिया भर के अंदर भी हम देख रहे हैं सूरत हाल तब्दील हुई है, तो चीज़ों को बेहतर अंदाज में SOPs के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे हैं जो इकदाम अब तक पाकिस्तान में लिए गए हैं, वो सनतों में, फैक्ट्री के शोबे में, बाजार के मामलात में, मार्केट्स के मामलात में, मॉल्स खोलने के हवाले से भी बातें हो रही हैं, ये जायज़ हैं, ठीक हैं और सही अंदाज में पाकिस्तान अब आगे बढ़ रहा है। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया। गुजारिश ये है कि हम जो हमारी रवायती बेअमली है या बदनज़मी है, वो बदनज़मी हमें यहाँ भी नजर आ रही है। आप देख लें कि जो SOPs बन रहे हैं, ये दुनिया की कौन सी रॉकेट साइंस है या कौन से ऐसे हम चांद से SOPs लेके आए हैं। वो SOPs हमारे जो है वो 2 महीने SOPs ही बन रहे हैं। अरे भाई, बात यह है कि इतनी सारी मशीनरी है, बिजनेस कम्युनिटी है, मुतलका जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको साथ बिठाएं और 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे में उसके SOPs बनाएं और उसको नाफिज करें। अच्छा, ये भी बात सबको समझ आ रही है कि अब दुनिया ने इसी कोरोना के साथ रहना है, और अगर कोरोना खत्म भी हो गया तो कोई और डिजीज आ जाएगी, उसके बाद कोई और चीज आ जाएगी, उसके बाद कोई और चीज आ जाएगी। तो बात यह है कि हमें आज से अगर 40 साल पहले देखें तो जो जहाजों के अगवा होते थे, ये ऐसा उस वक्त इंट्रोड्यूस हुए थे। उस वक्त अगर आप देखें तो एयरपोर्ट्स के ऊपर कोई खास सिक्योरिटी नहीं होती थी, लेकिन जब वो इस तरीके से हाईजैकिंग शुरू हुई तो फिर सिक्योरिटी और सारे अरेंजमेंट्स और SOPs उसके भी बने। तो बात यह है कि दुनिया ने आगे बढ़ना है और SOPs के साथ ही आगे बढ़ना है, और SOPs आज जो हम बनाएंगे हो सकता है परसों उससे बेहतर हो जाए, उसके बाद शायद उससे बेहतर हो जाए। बात यह है कि हमें उस तरफ आगाज करना चाहिए और इस चीज का, और बदनज़मी जो है, अभी आप शॉपिंग मॉल्स को देख लें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। मेरी बात बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बलोच साहब एंड बहुत बुखारी साहब। हमारी कोशिश थी कि सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट से बात करें, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पाया। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मॉल्स क्यों नहीं खुल रहे, मॉल्स को खोलने में ज़्यादा परेशानी क्यों है, ऐसे कौन से SOPs हैं जो मॉल्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित हो सकते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। पाकिस्तान खुलने जा रहा है, सारी दुनिया के अंदर भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी लिए जा रहे हैं, SOPs बन रहे हैं, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं, जहाज़ उड़ना शुरू हो गए हैं, ट्रेन चलेंगी, ईद की तैयारियों का मामला है, हम बाज़ारों के अंदर रश देख रहे हैं, बहुत ख़तरात भी हैं वबा फैलने के, लेकिन अब नज़र ये आता है कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज अंदाज के अंदर अगर कहीं शॉपिंग की जा सकती है, कहीं पर नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा जा सकता है, यहाँ पर जहाँ पर तकरीबन 80, 90 या 100% तक नज़्म व ज़ब्त और SOPs पे अमल दरामद हो सकता है, तो वो हमारे मॉल्स हैं, वो शॉपिंग मॉल्स हैं। कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, यहाँ के मॉल्स, वहाँ का जो मैनेजमेंट का सिस्टम है वो वैसे अगर आप देखें मॉल्स के अंदर तो बहुत डिसिप्लिन होता है। अगर SOPs के ज़रिए हुकूमत उनके साथ ताबून करे और मॉल्स खोल दें तो पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी तेज़ी से बहाल हो सकती है। अब ये एक राय है और ऐसा लगता है कि ये एक हकीकत पर मबनी राय है, ये तासुरात ठीक है, लेकिन मॉल्स नहीं खोले जा रहे, मॉल्स नहीं खोले जा रहे, वहाँ पर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको नुकसान हो रहा है, फूड चेन्स हैं उनको नुकसान हो रहा है, मॉल्स को नुकसान हो रहा है, और आवाम को भी जो सहूलत मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही। मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूँ सरदार यासिन साहब हैं, CEO हैं, इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा मॉल है उसके CEO हैं सरदार यासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। यासिर साहब, ये मॉल खुलने से मुतालिक हुकूमत से कोई राब्ता, कोई बात, कोई ऐसी चीज़ है? लगता यह है कि मॉल्स में अगर नज़्म व ज़ब्त उसी तरह से हो जिस तरह से होती है और थोड़ा सा SOPs पे अमल दरामद हो तो कोई रुकावट नहीं हो सकती, मॉल्स आसानी से खोले जा सकते हैं, शॉपिंग के मामलात को बहुत आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है। हमने ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पाकिस्तान मॉल एसोसिएशन प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की, हमने असद उमर साहब को रिक्वेस्ट की, हमाद अजहर साहब को रिक्वेस्ट की, हमने कोई फॉर्म नहीं छोड़ा
जिनको हमने रिक्वेस्ट ना की हो, विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। हमने उनको पूरे इन राइटिंग प्रोटोकॉल्स, पैरामीटर्स, एसओपीज इन राइटिंग उनको प्रेजेंट किए, फिर उनके ऊपर अपनी वीडियोस बना के उनको सेंड की कि करंटली ये एसओपीज ऑलरेडी इंप्लीमेंट की जा रही है मॉल्स के अंदर, क्योंकि वीडियो एविडेंस होता है, वो देख भी सकते हैं कि हम सिर्फ इन राइटिंग नहीं, ज़बानी उनको नहीं कह रहे, हम एक्चुअली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसके बावजूद आप देखेंगे मॉल्स आपके बंद हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है एक इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हमारी एक इंडस्ट्री है। कलेक्टिवली जब हम सब मॉल्स की बात करते हैं तो वी एम्प्लॉय कई हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। आपके रिटेलर्स इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, मॉल डायरेक्टली खुद बिलियंस का लॉस फेस कर रहे हैं, बिकॉज आप 2 मंथ से शट डाउन है, और आपका ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो रेंट है, और रेंट आपको कोई भी नहीं देगा, बिकॉज टेनेंट्स खुद कमा नहीं रहे, वो कहाँ से देंगे। फिर जो आपके मजदूर हैं, जो आपकी आवाम है, जो आपके लेबर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, वो उम्मीद लगा के बैठे हैं हुकूमत से कि हमारा रोज़गार बहाल किया जाए। ईद सर पे है, उनको ये नहीं पता, ईद तो अभी की बात है, उनको ये नहीं पता कि अगले साल अपने बच्चों की फीस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, अगले साल अपने घर की शादियां कर पाएंगे। उन पर इमेजिन करें कितने डिपेंडेंट्स हैं। और आप ये देखें, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये बात कही थी कि कोरोना से इतने लोग नहीं मरेंगे जितने गुर्बत से लोग मरेंगे। सरदार साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, सबको रियलाइजेशन भी। और जिन 3 हजरात का आपने नाम लिया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, असद उमर साहब हो, अब ये तमाम लोग जो इस वक्त वफाकी हुकूमत चला रहे हैं, ये तो बहुत रियलाइज़ कर रहे हैं। जो आपने एप्लीकेशन दी है, आखिर हर्डल किस जगह पर है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे वो या तवील आगे बढ़ा रहे हैं, या डिबेट में जा रहे हैं, या किसी से मशवरा कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि हुकूमत नहीं मान रही ये बात? जो उनका अपना एक उनका फर्म बिलीफ है, जो वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि कोरोना इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। आप 3 6 महीने करें, वुहान जैसे प्रोविंस में आप देखेंगे वापस केसेस आ रहे हैं, जर्मनी में वापस केसेस आ रहे हैं, जिन जगहों पे कंप्लीट लॉकडाउन रहा है वहाँ पे भी केसेस वापस आ रहे हैं, और हमारी आवाम भी इस चीज़ को तस्लीम कर चुकी है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हैपैजली लोग बाहर निकले हुए। इसमें कुछ फंडामेंटल फ्लॉज हैं इनकी पॉलिसीज में। इन लोगों ने जो बाजार ओपन किए हैं, उनको ओपन करने से पहले मॉल्स को ओपन करते हैं, मॉल्स क्योंकि रेगुलेट करते हैं, SOP स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, कंप्लायंस को फॉलो करते हैं, हम एग्जाम्पल सेट करते हैं बाकियों के लिए। जो इशू आ रहा है वो इनकी परसेप्शन के ऊपर है। ये समझते हैं कि मॉल के अंदर क्राउड ज़्यादा आता है, ये तो अच्छी बात है। देखिए, मॉल के अंदर जब क्राउड ज़्यादा आता है आप रेगुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि हमने सेंटोर्स के अंदर गिलाफ काबा का एग्जीबिशन किया था। गिलाफ काबा फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 80,000 का फुटफॉल आया था। हमने फुली उसको मैनेज किया, रेगुलेट किया, एक इंसिडेंट नहीं हुआ। मॉल्स के अंदर आपके एग्जीबिशंस होते हैं, आपके कॉन्सर्ट्स होते हैं, आपके हर तरह के इवेंट्स होते हैं। तो आपकी जो टीम है, जब हम 1700 से 1000 बंदों की बात करते हैं, उनकी स्पेशलिटी है, वो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनको पता है कि हमने क्राउड को कैसे मैनेज करना है। आप एंट्री पे लोगों को रोक सकते हैं, आप खुद मैनेज कर सकते हैं कि कितने लोग एंट्री, किस तरह लोगों को रेगुलेट करना है, डिस्पर्समेंट कैसे करनी है क्राउड की विद इन सर्टेन एरिया। मैं फैसल नदीम साहब को भी शामिल करता हूँ प्रोग्राम में। फैसल नदीम साहब चेयरमैन हैं डॉल्मेन मॉल्स कराची के। फैसल साहब, ये चीज़ ऐसा लगता है कि बहुत आसान है मॉल्स के अंदर लोगों को मेंटेन करना, उनको लाना, उनकी गाड़ी पार्क करवाना, उनको मॉल्स में स्पॉट्स डिसाइड करने के बाद उनको ये सारा एनवायरनमेंट हैंडल करना इतना मुश्किल काम नहीं है। हुकूमत को समझाना इतना मुश्किल क्यों है फैसल साहब? जैसे सरदार साहब भी कह रहे हैं, हर चीज़ बहुत कंट्रोल नज़र आती है, हमें समझ आ रही है, लोगों को नहीं समझ आ रही है, लेकिन हुकूमत को क्यों समझ नहीं आ रही है? देखिए, इसमें मल्टीपल ओपिनियंस है। पहली चीज़ जो हमें देखनी है या सोचनी है कि बहुत आसान है किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी इंडिविजुअल को क्रिटिसाइज करना, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत मुश्किल टाइम है। इसमें हर फैसला जो है उस पर नेशनल लेवल पे इफेक्ट आ सकते हैं। इसमें कंसेंसस की ज़रूरत है, इसमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो बहुत आसान है किसी के लिए भी किसी को क्रिटिसाइज करना चाहिए कि ये जो है कि जो है हुकूमत ये सही नहीं कर रही है, वो सही गलत है। ऑब्वियसली वी ऑल अंडरस्टैंड कि ये ऐसा टाइम है जहाँ पे थोड़ी सी मतलब कॉशियस और लोग अप्रोच लेते हैं आके, और हम ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू हुकूमत को पास ऑन करते हैं, ताकि जो अगर उनको कोई कंसर्न्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई मुश्किलात हैं, कोई ऐसी उनको फियर जमा हो रहा है किसी चीज़ का, उसको हम जरूर इनपुट दे सके ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग में बेहतरी हो, उनकी डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या अंदाजा, ये जो आप बात कह रहे हैं, जाहिर है हुकूमत बहुत एहतियात से काम लेती है, लेकिन अब पुराना मामला हो गया ना, 2 महीने हो गए, अब लोगों को समझ आना शुरू हो गई जिंदगी कैसे गुजारनी है। अब तो चीजें बहुत आसान हो गई सारी दुनिया को देखकर। आप क्या समझते हैं कितना वक्त लगेगा? ईद से पहले मॉल खुलने के चांसेस हैं? जो आप डायलॉग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सिंध हुकूमत से, कोई चांस नजर आता है आपको? देखिए, हमने हर्डल क्रॉस कर लिया है कि जहाँ पे कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जरूर
चीज़ कह दी है कि हम मॉल्स के जो खुलने का फैसला है उसको एटलीस्ट नेशनल फोरम पे डिस्कस हुआ। हम सबके एफर्ट से एक मॉल एसोसिएशन, रिटेलर, सब ने मिल के एक प्लेटफॉर्म पे बात की है, हुकूमत से बात की। हुकूमत ने एटलीस्ट पहला हर्डल क्रॉस करवा दिया, विच इज़ कि आपका मॉल्स खुलने का फैसला प्रोविंसेस को दे दिया और एक तरह से एक पॉजिटिवली इसको लिया इन्होंने। तो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इस तेज़ी से होनी चाहिए एंड वी आर होपफुल कि जो प्रोविंसेस ज़रूर ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये जो मॉल्स हैं इस पे लाखों जॉब्स, इस पे आपके हज़ारों रिटेलर्स, इस पे आपके जो कस्टमर्स की जो सेफ्टी है, जो ख़रीदना चाहता है उसको एक अच्छा सेफ एनवायरनमेंट मिले जाके, वो अपॉर्चुनिटी मॉल के ऊपर है और ये अपॉर्चुनिटी इनको देनी ज़रूर चाहिए। जैसे आपको पता है मॉल्स पे ऑलरेडी यासिर भी मेंशन कर चुके हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स भी रेडी है, SOPs भी रेडी है और सब कुछ रेडी है। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिस तरह कह रहे हैं 18वीं तरमीम के बाद ज़ाहिर है वो दरख्वास्त ही कर सकते हैं और वज़ीर आज़म दरख्वास्त ही कर रहे हैं सूबों से। अब देखना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, वो मॉल्स खोलती है या नहीं। दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी, लगता ये है मॉल्स खुल जाएँ तो ज़्यादा नज़्म-ओ-ज़ब्त नज़र आएगा, सारे डिसिप्लिन सिस्टम्स मॉल्स के अंदर अवेलेबल हैं। लेकिन हाँ, एक परेशानी होती है वबा फैलने की, एक दफ़ा दोबारा मॉनिटर करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ईद से पहले मॉल्स खुल जाएंगे तो फिर एक आसानी होगी ईद की शॉपिंग में। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। PIA समेत कुछ एयरलाइंस हैं, उन्होंने अंदरूनी मुल्क परवाज़ें शुरू कर दी हैं, लेकिन क्या तरीक़ेकार है और टिकट्स अब जो हैं वो किस कीमत में मिल रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। परवाज़ें बहाल हो गई हैं पाकिस्तान में। PIA इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो चल रही है अंदरूनी मुल्क, सरीन एयर चल रही है। डिसिप्लिन का मुजाहरा हो रहा है। आज पहला दिन देखा गया कि कहाँ खड़ा होना है एयरपोर्ट के लॉन्च के अंदर, कैसे टिकट लेना है, किस तरह से बोर्डिंग कार्ड मिलेगा, किस तरह से फिर प्लेन में अंदर जाना है और कितने फासले पर बैठना है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर नज़्म-ओ-ज़ब्त का मुजाहरा हो रहा है। लेकिन कहा जा रहा है टिकट्स बहुत महंगे कर दिए गए हैं और जो आम टिकट मिला करता था उससे कहीं ज़्यादा महंगे हैं टिकट। इस पर हम बात करेंगे। सारी दुनिया के अंदर भी अगर हम सूरत हाल देखें, सारे पाकिस्तान जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं वो जो पाकिस्तान आ रहे हैं वापस, उन्हें बहुत महंगे टिकट लेने पड़ रहे हैं। अमेरिका के अंदर फ़्लाइट्स रोकी नहीं गई, कम हुई लेकिन चल रही हैं। यूरोप के अंदर भी फ़्लाइट्स चल रही हैं। यहाँ क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, हम अपने नुमाइंदे इरशाद संजरानी साहब से रब्ता कर रहे हैं। वो हमें बताएंगे कि क्या सूरत हाल है और कोशिश करते हैं कि PIA के तर्जुमान से भी रब्ता करें कि किस तरह के इंतज़ामात पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे किए जा रहे हैं। इरशाद संजरानी साहब, ये बताइए कि कितने का टिकट हो गया है और टिकट्स जो हैं वो उनके महंगे होने के हवाले से क्या कोई सर्कुलर जारी किया गया? हमने फ़्लाइट से मुतालिक तो देखा कि फ़्लाइट्स जो हैं उनकी टाइमिंग्स के बारे में बता दिया गया है, कुछ डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है कि 50% जो फ़्लाइट्स हैं उसकी सीट्स बुक की जाएंगी। लेकिन क्या इसके बारे में बताया गया है कि इसके जो प्राइजेज़ हैं वो क्या होंगे और क्यों बढ़ा दिए गए? इरशाद संजरानी साहब। इरशाद संजरानी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा कोशिश करते हैं। असल मामला ये है कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तय कर लिया कि कोरोना के अंदर ही ज़िंदगी गुजारनी और सिस्टम इसी तरह से आगे बढ़ाना है, तो फिर ज़ाहिर है ट्रेन्स भी चलनी है। मामला अगला मरहला जो है वो ट्रेन्स कब से ऑन होंगी, कब से शुरू होंगी। शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि अगर ईद से पहले ट्रेन्स खोल दी जाती हैं, चलना शुरू हो जाती हैं, महदूदी ट्रेन चलती हैं, तो जो लोगों को अपने शहरों में जाके ईद मनानी है उनके लिए बड़ी आसानी होगी और रेलवे को फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ अगर ईद के बाद ट्रेन चलाई जाती हैं तो फिर ज़ाहिर है कि परेशानी होंगी, दुश्वारी होगी। इसी तरीके से जो इंटर बस सर्विसेज का नेटवर्क है उसको चलाने के अंदर भी इक़दाम किए जा रहे हैं। SOPs के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, कैसे SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बहुत सारे सामान के साथ, बहुत सारी भीड़ के साथ जो है सफ़र करते हैं, सामान कैरी करते हैं। उनको किस तरह से तैयार किया जाएगा, उन किस तरह से बनवाया जाएगा। तो ये जो आमदोरफ्त के मामलात हैं वो बसेस के हों, ट्रेन्स के हों, एरोप्लेन्स के हों, इसकी जो SOPs हैं उन सारे मामलात को देखने की ज़रूरत है। साथ ही इन मामलात के अंदर जो हम बार बार जिक्र कर भी रहे थे, जो हम पहले प्रोग्राम के पहले सेगमेंट के अंदर बात कर रहे थे कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने किरायों के अंदर इजाफा किया हुआ है।
अब वो इजाफा कम करें क्योंकि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में कम हुए हैं, तो उनके किरायों में भी जो है कमी आने की ज़रूरत है। PIA ने क्या इक़दाम किए हैं, उनके तर्जुमान मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। ये बताइए कि शिकायत आ रही है कि नज़्म ज़ब्त तो बहुत अच्छा है, लेकिन किराए बहुत बढ़ा दिए गए हैं। किराए इतने ज़्यादा क्यों बढ़ा दिए गए? देखिए, इस टाइम पे अभी पहली फ्लाइट आज रवाना हुई है कराची से लाहौर की, और तो पहला टिकट जो है वो 17,000 का बिका और एवरेज टिकट जो है वो 21,000 रुपये का बिका। नॉर्मल हमारे जो टिकट प्राइस है वो भी एवरेज 22-23 हजार का वन वे ही बिकता है। इस टाइम पे बिल्कुल ज्यादा नहीं है। कराची से पेशावर का टिकट सुना है 37,000 रुपए का टिकट है कराची से पेशावर जाने वालों के लिए। कराची से पेशावर अभी थोड़ी देर पहले मैं इसी तरह के एक दोस्त का फोन आया था जिससे मैं चेक कर रहा था। कराची से पेशावर का टिकट 14,135 रुपए से शुरू हो रहा है। अगर किसी एक पर्टिकुलर फ्लाइट के ऊपर जो कि फ्लाइट आ रहा हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन टिकट की स्टार्टिंग प्राइस 14,000। अच्छा, ज़बरदस्त। तो इसका मतलब है कि सस्ते टिकट्स अवेलेबल है। अब ये बताइए कि जो एयरपोर्ट्स के ऊपर हम देख रहे हैं, तस्वीर आ रही हैं, बहुत सारे लाउंज के अंदर जो है लोग खड़े हुए हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, आप मुतमईन है, PIA मुतमईन है और आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद रखी जाए कि फ़्लाइट्स की क्वांटिटी में इजाफा होगा? देखिए, हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि कोविड-19 की वजह से ओवरऑल पैनिक बहुत ज़्यादा है। लोग ट्रैवल करने से घबरा रहे हैं और कतरा रहे हैं। यही पैनिक जो है वो गवर्नमेंट सर्कल्स के अंदर भी है कि वो भी इस टाइम पे फुली 100% कॉन्फिडेंट नहीं है कि कहीं इस तरीके से कोविड बढ़ ना जाए। मैं सबको यकीन ये दिलाना चाहता हूँ कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एहतियातें होती हैं वो सारी PIA और एयरपोर्ट अथॉरिटीज दोनों अपनी अपनी लेवल्स के ऊपर ये कर रही हैं। और आपको जैसे पता होगा कि कोविड जो है या कोरोना जो है वो नॉर्मली लोगों से ज्यादा एक्सपोज सर्फेसेस से फैलता है, उन पे लोगों का टच ज्यादा होता है। अगर आप उन सर्फेस को अगर आप अच्छे तरीके से डिसइंफेक्ट कर दें और अगर आपने प्रॉपर इक्विपमेंट पहना है, जिस हमने बताया कि मास्क के बगैर जहाज पे नहीं आ सकते, अगर आपने मास्क पहना है, अपने आप को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, जहाज के अंदर चढ़ते हुए भी डिसइंफेक्शन हो रही है, सैनिटाइजेशन हो रही है, उतरते हुए भी हो रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा फ्लाइट्स, PIA की फ्लाइट्स अंदरूनी मुल्क कहाँ कहाँ चल रही हैं? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित और किन किन शहरों के अंदर चल रही हैं? देखिए, पाबंदी के दौरान भी हमारी फ्लाइटें नॉर्दर्न एरिया की जा रही थी, गिलगित की फ्लाइटें चल रही थी। पर जो हमने फ्लाइट ऑपरेशन अपना बहाल किया है तो इसके बाद कराची से पेशावर, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, इन शहरों की परवाज़ें चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ट्रेन्स हैं, बसें चलने वाली हैं, प्लेन्स चल रहे हैं, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं और इसी वबा के अंदर, इस कोरोना के अंदर ही अब पाकिस्तानियों ने जीना है। तो अपने आप को तैयार रखें, एहतियात करें, कम से कम घरों से बाहर निकलें, कम से कम मूवमेंट करें। लेकिन जाहिर है अब ज़िंदगी इसी तरह गुजरेगी। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।